नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद सेवानिवृत्त होकर 34 साल तक आप लोगों के बीच में जो प्राध्यापक प्रिंसिपल रहा, अब मुक्ति मिल गई है। लेकिन कोविड-19 ने कुछ ऐसे जिगरी लोगों को निगल लिया कि मायाजाल से मन भी क्षुब्ध सा हो उठा है। खैर, आज बहुत दिनों के बाद बैठा कंप्यूटर पर तो एक कहानी मेरी मिल गई मुझे, मातृत्व, जो संभवतः मेरी पहली कहानी होगी और जिसमें समाज के जीवन दर्शन, समझे आप ना, जिसमें है कि जो धोखा दे सके वो समाज में आसानी से ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए मानव धर्म और आपद धर्म के बीच एक समन्वय होना चाहिए और शायद जो समन्वय नहीं कर पाता वो मूर्ख रहता है, वो अभागा बन के ज़िंदगी जीता है। तो आपके बीच ऐसी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, मातृत्व। जिला अस्पताल का परिसर रोज जैसी गहमागहमी, लेकिन सहसा एक ऐसी खबर फैली कि जच्चा बच्चा वार्ड सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। जो भी इस खबर को सुनता अधीर तमाशबीन की तरह वहां पहुंचकर एक नज़र अपनी आंखों से सब कुछ देखने के लिए अधीर हो उठता। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी ने इस प्रकार की घटना को देखा सुना ना हो, पर बेड नंबर 8 पर लेटी हुई गांव की एक लड़की कमली बिन ब्याहे बच्चे की मां बन गई थी। फिलहाल यह सूचना सभी के लिए एक अजूबा ही बन गई थी। लोग अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बार बार हटाए जाने के बावजूद वार्ड के मेन गेट पर आ जमते, खड़े होकर कुछ देर देखते और फिर व्यंग्य के 2-4 कड़वे बोल बोल कर वहां से चल देते। बेड के समीप ही फर्श पर फटी चादर बिछाए कमली के माँ बाप रमिया और तीजू बैठे थे, बिल्कुल निस्तब्ध, सिर झुकाए हुए, सब कुछ हार चुके किसी सर्वहारा की तरह। लेकिन कमली वार्ड के बाहर भीतर होने वाली हलचलों से बिल्कुल अनभिज्ञ सी थी। कभी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगती तो कभी चौंकती हुई सी अपने नवजात शिशु को निहारने लगती। तभी राउंड पर निकली हुई डॉक्टर उसके बेड के पास पहुंची और प्यार से बच्चे के गालों को थपथपाती हुई पूछ पड़ी, कैसी हो कमला? ठीक हूँ दीदी, प्रत्युत्तर में वो मुस्कुरा पड़ी। तुमने समाज से लड़ने की इतनी हिम्मत दिखाई है तो अब घबराना बिल्कुल मत, उन्होंने गंभीर होकर कहा और आगे बढ़ गई। कमला का हौसला जैसे दुगणित हो उठा। एक नज़र बगल में सोए बच्चे पर डाल वह विचारों की गहराइयों में खो गई। कैसा चांद सा सलोना चेहरा है इसका, कल तक सभी इसी के गला घोंट देने के लिए सलाह दे रहे थे। कितना दबाव बनाया गया था मुझ पर, क्या क्या भय नहीं दिखाया लोगों ने। अगर मैं भयभीत हो झुक गई होती तो वह सिहर कर कांप सी उठी। कितना बड़ा पाप हुआ होता, जीव हत्या। छी छी, जब यही करना होता है तो लोग वह सब क्यों किया करते हैं जिसके कारण ऐसा क्रूर कुकर्म करना पड़ता है। क्या ऐसा करने वालों का दिल कचोटता नहीं होगा? मैं तो गांव की अनपढ़ गंवार ठहरी जो धोखा खा गई, परंतु सुना है शहरों में तो ऐसी घटनाएं अब सामान्य बात बन गई हैं। अपने जिस मारूप के कारण नारी महान समझी जाती थी, देवी के रूप में पूजी जाती थी, उसका यह हस्य, अगर ऐसा प्रचलन चल पड़ा तो क्या होगा मानवीय संवेदनाओं का। उसके अंदर एक दर्द भरी टीस सी उठी। उसने दर्दीली निश्वास के साथ बच्चे के ऊपर हाथ फिराया तो वह उसके बगल में और सिमटने लगा, मानो डर रहा हो कि अब भी कोई उसे कमली से छीन न ले जाए। कमली मुस्कुरा उठी। फिर उसने लेटे लेटे ही रमिया और तीजू की तरफ देखा। उनके चेहरे जैसे स्याह पड़ गए थे, निरीह की तरह सिर झुकाए गुमसुम बैठे थे। सामाजिक मान्यताएं व्यक्ति को कितना कठोर और संवेदन शून्य बना देती हैं। यही बच्चा यदि विवाह के बाद पैदा हुआ होता तो इन्हें कितनी खुशी होती, पर कमली उनकी इकलौती संतान थी जिसे उन्होंने बेटे बेटी दोनों का प्यार देकर बड़े अरमान से पाला पोसा था। आज जब वही उनकी बदनामियों का आधार बन गई तो जीवन के प्रति उनमें अरुचि सी पैदा हो गई। रात में यहाँ कमली को भर्ती कराने के बाद हाथ में सल्फास की गोलियां लेकर भी
दोनों निगल नहीं पाए थे। शायद माया होती ही ऐसी है जो आसानी से बंधन मुक्त नहीं करती। कितना खुश था उनका छोटा सा परिवार। छोटा सा खपरेल घर था और 2 बीघा बढ़िया जमीन। रमिया और तीजू मिलकर खाने भर का अनाज पैदा कर ही लेते थे। खाली समय में दूसरों के खेतों पर काम करके कुछ न कुछ कमा ही लेते थे। बेटी इतनी सयानी हो गई थी कि घर के सारे काम संभाल लेती थी। वह अपने काम से काम रखती थी, इसलिए दोनों उसकी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत थे। सोच रहे थे गांठ में कुछ और पैसा आ जाए तो उसके हाथ पी लेकर वे गंगा नहा ले। वास्तव में वे अपने बुढ़ापे का ख्याल कर एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो घर जमाई बन सके। एक तो उनकी नज़र में आ भी चुके थे। बात आगे बढ़ाने के लिए वे उचित अवसर की तलाश में थे कि यह तूफान उठ खड़ा हुआ। इसके चलते उनका कल्पना का महल रेत के ढूहे की तरह ढह गया था। गांव के ही रामलाल का दिल्ली में रहने वाला भांजा रोहन बहुत दिनों बाद ननिहाल आया था। कल तक चड्ढी खिसकाकर गांव की गलियों में घूमने वाला नन्हा सा बच्चा अब गबरू जवान हो गया था। दिल्ली की किसी बड़ी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था। उसके हाव भाव और बात करने की शैली तथा उसका पहनावा देखकर गांव के कई बेटी वालों की नज़र उस पर गड़ गई थी। उसके साथ दिल्ली पहुंचकर मजा मारने की कल्पना गांव की न जाने कितनी कुंवारी लड़कियों ने भी कर डाली थी। इन्हीं में एक कमली भी थी। सच यह था कि रोहन भी उसकी तरफ कुछ अधिक ही आकर्षित हुआ था। इसीलिए एक दिन जब वह माँ बाप को कलेऊ पहुंचाकर घर लौट रही थी तो एकांत देख रोहन ने उसका हाथ पकड़कर जब उसे अरहर के खेत में खींच लिया तो वह चाहकर भी उसका अधिक विरोध न कर सकी। 3-4 दिनों तक यह खेल लगातार चलता रहा। कमली ने कुछ ऊंच नीच हो जाने की बात कहकर रोहन को बार बार रोकना चाहा था, किंतु उसने हर बार सब कुछ संभाल लेने की बात कहकर उसका मुंह बंद कर दिया था। गांव की भोली भाली लड़की दिल्ली की काल्पनिक रंगीनियों में डूबकर उसे अपना सर्वस्व सौंप बैठी और मजा लेकर वह उड़नछू हुआ तो वापस आने का नाम ही नहीं लिया। ऐसे ही एक दिन तीजू और रमिया घर के बाहर बैठे हुए आराम से बातें कर रहे थे कि कमली सिर पर पानी का मटका लेकर घर में घुसी। तीजू मुस्कुराते हुए रमिया से बोला, रमिया तूने देखा अपनी कमली कितनी सुंदर लगने लगी है। चुप रहो जी, मेरी बेटी पर नजर मत लगा देना, रमिया ने उसे तत्काल डांट दिया था। बाप ही सही पर था तो आखिरकार पुरुष ही। कलयुग में क्या कुछ नहीं हो रहा है। शर्म हया तो जैसे किसी को है ही नहीं। पर हाय रे नियत, किसी पुरुष की कुदृष्टि से बेटी को बचाए रखने के लिए संत प्रकृति के पति को भी डांट देने वाली अभागी माँ को क्या पता था कि जिसे पराई अमानत समझकर सोम के धन की तरह सहेज रही है वह कब की लुट चुकी है। उसकी आंख आखिरकार उस दिन खुली जिस दिन कमली को बुरी तरह कह होनी शुरू हुई। पूछने पर उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। तीजू बाजार गया हुआ था। देर रात में लौटा तो रमिया से सब कुछ सुनकर उसने भी सिर पीट लिया। रात में ही पत्नी ने तय किया कि बगल के गांव वाले हकीम जी से दवा लाकर सफाई करवा दें, किंतु कमली सुनते ही बिफर उठी। दोनों ने उसे लाख समझाया, इज्जत की दुहाई दी, परंतु उसने एक नहीं सुना। उसे पूरा पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन रोहन जरूर आएगा और उसे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। विवश होकर तीजू ने रामलाल से बात की तो वह उल्टे उससे लड़ बैठा। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठा इल्जाम लगाकर अपनी बेटी और उसका पाप हमारे भांजे के मत्थे मढ़ना चाह रहे हो। अंततः दोनों में तकरार हो गई। बात बढ़ी तो गांव वालों ने बीच बचाव किया। तय हुआ कि रोहन से पूछ लिया जाए। दिल्ली चिट्ठी लिखी गई तो वह कमली से किसी प्रकार के संबंध की बात पर साफ मुंह कर गया। फिर तो गाज कमली पर गिरनी ही थी। बात धीरे धीरे गांव के बाहर भी फैल गई। लोग चटखारे ले लेकर इस घटना की चर्चा करने लगे। और तो और कन्हई भी मजा लिया करता था, जिसकी दो जवान छोरियां अभी कुछ दिन पहले ही ठाकुर वाले गन्ने के खेत में गांव के ही 2 आवारा लड़कों के साथ मुंह काला करते हुए सरेआम पकड़ी गई थी और बड़ी मुश्किल से उनका रिश्ता तय करके उसने अपनी इज्जत बचाई थी। दूसरे लोग भी कौन से दूध के दूल्हे थे, परंतु रमिया और तीजू का
व्यंग वाणों के चलते बाहर निकलना दूभर हो गया, लेकिन पेट की मजबूरी भला कब तक घर में मुंह छिपाकर बैठने देती। फिर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का भला क्या दोष। 4-5 दिन बाद जब कमली बच्चे को लेकर घर पहुंची तो गांव की औरतें चोरी छिपे ताक झांक करने लगी। धीरे धीरे सभी को यह विश्वास हो गया कि कमली ने जो कुछ भी कहा था वह सत्य था। कई तो दबे स्वर में यहाँ तक कहने लगे कि बचपन में तो रोहन भी बिल्कुल ऐसा ही था, परंतु रामलाल की आर्थिक हैसियत और झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण कोई खुलकर कुछ भी न कह सका। फिर भी बात उड़ते उड़ते एक दिन उसके कानों तक पहुंच ही गई तो खींचकर उसने पंचायत जोड़कर तीजू पर दंड लगाने और बिरादरी से बाहर कर दिए जाने के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। इस पर तीजू ने गांव छोड़ देना ही उचित समझा और औने पौने दाम में घर बार बेचकर कोटा भाग आया। सुना था कि यहाँ कोई बड़ा बांध बन रहा है जिससे बिजली बनेगी, इस कारण वहाँ कई कारखाने भी लगने लगे थे। फलता काम की तलाश में वहाँ मजदूरों का रेला सा लग गया था, लेकिन तब भी उनकी कमी बनी हुई थी। सभी आने वालों को कोई न कोई काम मिल ही जा रहा था। रम्या के साथ उसको एक बड़े कारखाने में काम मिल गया। अन्य मजदूरों की तरह उसने भी सड़क के किनारे अपनी एक छोटी सी झोपड़ी डाल लिया। सभी दिन भर काम करते और शाम को भोजन पानी कर खर्राटे लेने लगते, इसीलिए सभी अपने आप में मस्त थे और किसी को किसी से कोई विशेष मतलब नहीं था। धीरे धीरे अपनी लगन और व्यवहार के बल पर तीजू और रमिया ने काफी पैसा जोड़ लिया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि गांव में हर पल नस्तर की तरह चुभने वाले कलंक और व्यंग्योक्तियों से मुक्त हो गए थे और उनकी हंसी खुशी अब लौट आई थी। अब यहाँ मनोज, यही नाम रखा था उन्होंने कमली के बेटे का। उनकी बड़ी बेटी का बेटा था जो पैदा होते ही मर गई थी और कमली बहन की इस अमानत की परवरिश कर रही थी। इसके चलते यह परिवार सभी की सहानुभूति का पात्र भी बन गया था, किंतु कमली की स्थिति बड़ी विकट हो चली थी। मनोज जब भी उसे मौसी कहकर पुकारता उसका मातृत्व भीतर ही भीतर सिसक पड़ता। इसी के लिए तो उसने स्वयं को दांव पर लगा दिया था और अब यही उससे कट रहा था। फिर भी गांव की अपनी दुर्दशा को याद कर वह चुपचाप आंसू के घूंट पीकर रह जाया करती थी। अन्य मजदूरों की सलाह पर तीजू ने अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटी सी गिमटी बनवाकर चाय की दुकान खोल दी। इसे बारी बारी से रमिया और कमली संभाला करती थी। इधर कारखाना बनकर तैयार हो गया तो उसके मालिक ने तीजू की लगन और निष्ठा को देखकर उसे माली और चौकीदार के पद पर रख लिया। कारखाने में परिवार सहित रहने लायक एक कमरा भी उसे मिल गया था। अब हर प्रकार से अपनी स्थिति संभल जाने पर उसे कमली के हाथ पीले कर देने की चिंता सताने लगी। कारखाने में ही काम करने वाला एक लड़का उसे जच गया था। पास के ही गांव का रहने वाला था। परिवार के नाम पर केवल माँ थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कारखाने के मालिक ने उसकी नौकरी पक्की कर दिया था। सभी ने इस रिश्ते को पसंद किया। बात आसानी से तय हो गई। फिर एक दिन उनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। कमली अगले दिन विदा होकर ससुराल पहुंची तो आरती का थाल लिए दरवाजे पर खड़ी सास के पैरों से लिपट गई। हाथ पकड़कर उठाते हुए उन्होंने उसे आशीष दिया था, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आखिरकार विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य तो यह भी होता है। कमली सुनकर और समीप ही खड़े पति की कुटिल मुस्कान देखकर पहले तो संकुचित हुई और फिर उसकी आंखें छलछला आई। अपना वह मातृत्व उसे याद हो आया जो अब दफन हो चुका था। जमीन पर गिरती आंसू की उन बूंदों को बहुतों ने देखा था और उसे माँ बाप के बिछोह का स्वाभाविक दर्द समझ उसे समझाया था, बेटी अब तो यही तुम्हारा घर परिवार है, फिर अपने माँ बाप से बहुत दूर तो हो नहीं, जब भी इच्छा हो मिल आया करना। संतू को कमरा मिल जाएगा तो वह भी तुम्हें लेकर वहीं रहने लगेगा। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाकर संतू की तरफ देखा जिसने सिर हिलाकर हामी सी भरी थी और वह मंद मंद मुस्कुरा पड़ी थी। तो मित्रों, मेरी एक कहानी है जो शायद मेरी पहली कहानी है। 1978 के आसपास आगरा से प्रकाशित चेतक नामक मासिक पत्रिका में ये छपी थी, ऐसा मुझे ध्यान है।
आशा है कि आपको अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।